Assalamu alaikum everyone. I understand I'm the last speaker here, तो मैं जितना brief रख सकता हूँ मैं उसको रखूँगा. नहीं, of course, anytime sir. So essentially अब तक हमने AI पे काफ़ी फोकस किया है. I think अगर AI के में हमें कोई भी लीगल उसमें सोल्यूशन बनाना है तो हमें लीगल इंडस्ट्री को भी समझना होगा. मेरी प्रेजेंटेशन का मकसद है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ लॉ, कि ये इंडस्ट्री में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये इंडस्ट्री किस तरह से अभी अपने करंट इंस्टीट्यूशंस पे खड़ी हुई है और इसमें हम डिस्ट्रप्शन कहाँ कहाँ ला सकते हैं. So before we talk about the AI or anything like or technology, what I would like to first highlight is what law is. ये एक obviously बहुत complicated subject है. Defining law पे तो आपका जो LLB students हैं they would know कि एक पूरा subject है jurisprudence and legal theory, and in all these years and centuries we have not been able to agree on one definition of law. But एक जो definition जो मुझे इस purpose के लिए ज़रा legal system और business of law समझने में helpful लगती है वो ये है. Law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules. किसी भी legal system में अगर system exist करता है या जो हम कहते हैं rule of law exist करता है वो यही है कि वो system पूरा काम इस तरह करता है कि आप human beings के conduct को rules की governance के अंदर लेके आ जाए. राइट अब इसमें कहाँ ये इस पूरी डेफिनेशन में और इस पूरे उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी कि लॉ इज लॉयर्स, इट्स कोर्ट्स, इट्स जजेस, इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इट्स पेपर वर्क, प्रोसीजर्स. नो, right? These are all instruments that we have created over a long period of time to create an enterprise which can subject human conduct to the governance of rules. ठीक है ना? So ये सारी की सारे जो आपके दिमाग में अब तक हमारे पास जो existing वो लेते हुए आए हैं, हम टूल्स को यूज़ करते हुए आए हैं एक लीगल सिस्टम को बनाने और चलाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हमारे लिए यही टूल्स हों और इसी तरह से लॉ दिखे. एक फ्रेमवर्क है. अगर आप उस तरह से इसको सोचें कि फ़र्ज़ करें हम मार्स को कॉलोनाइज़ कर लेते हैं आज और मार्स पे जाके आपने नया लीगल सिस्टम बनाना है फ्रॉम स्क्रैच. हाउ मच ऑफ द एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम विल यू टेक विथ यू? Right? What elements of that will you remove because they haven't worked so far in the world, in earth either. अगर मैं कोर्ट्स की बात करूं तो दुनिया में कोई भी ऐसा jurisdiction नहीं है, कोई लीगल सिस्टम नहीं है जहां पे litigants satisfied हैं कोर्ट्स की परफॉर्मेंस से. टाइम टेकन में, कॉस्ट टेकन में, किस तरह से वो पूरा प्रोसीजर चलता है नहीं है. तभी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे इतना काम हो रहा है, हम उस पर भी आते हैं अभी. सो सॉरी, हाँ, नाउ if we want to understand the business of law और कहाँ पे हम disruption ला सकते हैं, हमें ये देखना है कि lawyers essentially function क्या perform करते हैं, कि why are they valuable to begin with. The function they perform is सबसे पहला तो जी आपने actively listen किया और आपने client को समझ लिया. I would say any lawyer will tell you this. A big part of your job is being a therapist, right, to your clients, because आधे टाइम आपको अपने client को ही manage करना होता है to save them from themselves, really, because you need to first understand where they're coming from, what emotions are driving their own behavior as well, so that you can guide them better. But understanding, listening and comprehending is one of the most important things. इसमें कुछ चीज़ों में AI बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में AI is not there yet. राइट इस फंक्शन को अगर आपने परफॉर्म करना है तो ये ह्यूमन उस एलिमेंट में बहुत ज़्यादा आराम से परफॉर्म हो सकता है, बिकॉज AI विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी इमोशन ड्राइविंग योर थिंग और एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बाय योर पार्ट ऑन व्हाट द कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली इज. अच्छा, दूसरा इसमें फिर लॉ पे आता है. उसका लॉयर का फंक्शन होता है लीगल रिसर्च और उसको एनालाइज करना. आई थिंक माय कॉलीग रियली वेंट थ्रू इन डिटेल अराउंड लीगल रिसर्च में AI किस तरह असिस्ट कर सकता है. सो आई गो टू द नेक्स्ट वन. उसके बाद आपने लॉ को क्लाइंट को अपने एडवाइस करना होता है ऑन द लॉ एंड द प्रोसीजर. AI कैन डू दिस फेयरली वेल. अगर आपके पास एक अच्छा डेटा सेट हो उस जुरिस्डिक्शन का तो AI उसमें आपको एडवाइस दे सकता है. बट AI जो एक काम नहीं कर सकता वो है प्रैक्टिकल एडवाइस, कि प्रैक्टिकली क्या होगा. राइट, लिटिगेटर्स आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं. जब एक काम कोर्ट में आएगा तो वो बता देंगे कि यार अगर इस जज के पास लग गया तो ये तो नहीं चलने वाला. वो ये बता देंगे कि जी यहाँ पे अगर स्टे हो गया तो देखें टेक्निकली तो स्टे वेकेट हो सकता है, होना चाहिए या लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे पता है कि ये इतने अरसे तक नहीं होगा, वो हम नहीं वेकेट कर पाएंगे वगैरह. सो वो वाली जो एडवाइस है, द प्रैक्टिकल सिनारियो अराउंड इट, दैट AI कैन नॉट डू.
वो लीगली भी, वो कोई वकील काफ़ी चीज़ें राइटिंग में भी नहीं देते, राइट? अभी जैसे स्टेट बैंक के जितने भी लॉज हैं वो अलाउ करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो अपने पैसे बाहर निकाल के लेके जा सकें। जितने भी ऑफिशियल लीगल ओपिनियंस उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान का कानून आपको इजाज़त देता है, बट जब फ़ोन पे बात होती है तो फिर बताते हैं कि देखें इस वक्त मुल्क के पास डॉलर ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं जाने दे रहे हैं बाहर, ठीक है ना? वो कोई मसला निकालेंगे, कोई निकालेंगे। ये बात AI कभी भी नहीं कहेगा, राइट? बिकॉज इट्स नॉट टेक्निकली करेक्ट और इट्स नॉट लीगली करेक्ट थिंग टू से। सो इस एस्पेक्ट में ये जो फंक्शन है यहाँ पे AI और ह्यूमन बींग्स को साथ काम करना पड़ेगा। ड्राफ्ट कम्युनिकेशन, सबमिशंस, ओपिनियंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज़ वेयर AI कैन एक्सेल, राइट? दिस इज़ वेयर AI कैन, मेरी जो थीसिस है वो यही है कि AI विल नॉट disrupt or put people out of work. My essential thesis is that AI will only people using AI will put people who are not using AI out of work, right? Because people who are using AI, their productivity will be much higher, their accuracy will be much higher, and in a lot of ways they will be able to service their clients much better, because at the end of the day this is a services industry where your client's perception of you, your client's dealings with you, etc., they matter a lot, and that's what they're paying for. आखिर में प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड नेगोशिएट, इसमें 50-50 है। सम आर्ग्यूमेंटेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रक्चर्ड बाय AI, और वो उसको अगर आप उसको एक अच्छे बॉट और उसमें कॉन्वर्सेशन उसमें ले आए तो वो शायद वो वर्बेटम बोल भी दे। लेकिन अगेन हमारे लिटिगेटर फ्रेंड्स विल टेल अस कि जब जज का मूड ख़राब होता है वो चीज़ AI नहीं देख सकता कि वो आज जो है ना यार इनको अच्छा है अगली हेयरिंग पे जाने दो, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा ही उठा के डिसमिस कर देगा। वो वाली चीज़ AI नहीं देख सकता। सिमिलरली विथ negotiations, when you're negotiating with someone, what we need to understand is कि AI is still not capable of understanding emotions that well or reading them that well. And human beings are generally emotional creatures, right? We are not the same people every single day. Depending on our circumstances for that week, day, month, year, we are slightly different people and we will not always be consistently rational. So वो वाली बात आपको दूसरा इंसान शायद समझ जाता है और ज़्यादा आराम से समझ जाता है, परसेप्टिव होता है। AI नहीं समझ सकता कभी, because it will always be consistently logical and rational and never emotional. So वहाँ पे वो चीज़ रह जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक तो हो गया कि लॉयर्स ने फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, फिर दूसरा अगर हम इंडस्ट्री समझ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो इंडस्ट्री में किस किस तरह के काम अवेलेबल हैं वकीलों के लिए। सबसे पहले तो या तो आप इंडिपेंडेंट हो लॉ फर्म में या आपकी अपनी प्रैक्टिस हो। फर्म कैन बी फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, और इट कैन बी फोकस्ड ऑन लिटिगेशन। फिर उसके बाद एक आता है इन हाउस, अगर आप एक कंपनी में लॉयर हैं या किसी ग्रुप में लॉयर हैं, दैट बेसिकली मीन्स यू हैव वन क्लाइंट एंड यू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लॉयर एट एंग्रो, आप वहाँ पे इन हाउस लॉयर हैं और उस इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट का एक ही क्लाइंट है, वो है एंग्रो कॉर्पोरेशन। अब उसके जो भी मसले हैं वो सारे आपके मसले, बट लॉ फर्म इज़ लाइक अ प्रोफेशनल सर्विसेज, तो उसमें एंग्रो भी क्लाइंट हो सकता है, हबको भी क्लाइंट हो सकता है, अमरेली स्टील भी क्लाइंट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वो। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज। उसके बाद लॉयर्स के जो और डिफरेंट काम आते हैं, लीगल उसमें जो काम आते हैं, जज, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर और सिमिलर प्रैक्टिशनर। इसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये जो फर्स्ट 3 मैंने बताए आपके, जो सॉरी लास्ट 2 तो वो गलत हो उसमें आ गए, बट जो तीनों मैंने रोल्स बताए हैं, तीनों के तीनों आर लीगल, जिसमें AI असिस्ट कर सकता है आपको, असिस्ट कर सकता है लॉयर्स को और जजेस को टू डू बेटर एंड डू फास्टर। सो दोज आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट एग्जिस्ट। इन हाउस लॉयर के लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा एज अपोज टू पर्सन हु इज़ नॉट इन हाउस, क्योंकि इन हाउस वाले का काम ज़्यादातर कंप्लाइंस मैनेजमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में है। वो काफ़ी चीज़ें आउटसोर्स भी करते हैं एक्सटर्नल लॉयर्स को, तो उनका उस तरह से वैसे वो काम चलता है। अच्छा, जजेस पे अगर हम आ जाएं कि जजेस के एक्चुअल फंक्शंस क्या हैं जो उनको परफॉर्म करने होते हैं, वो पहले आपका तो पहला वाला तो बड़ा सिंपल है, उनको भी वही चीज़ करनी है जो एक वकील को करनी है। उनको कॉन्टेक्स्ट समझना है, उनको बैकग्राउंड समझना है और उनको फैक्ट समझने, राइट? उनका थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल काम है बिकॉज वो न्यूट्रल है। लॉयर का ये है कि उसको पता है कि यार दिस इज़ द पार्टी दैट हैव टू रिप्रेजेंट एंड नाउ आई हैव टू मेक द बेस्ट केस फॉर दिस पर्सन। जजेस हैव टू गेट टू द ट्रूथ
to the heart of it all, and they have to see कि यार कौन किस तरह कितना economical हो रहा है truth के साथ और कहाँ पे. Similarly, they have to analyze the facts in light of the law and procedure. Procedure is another very important aspect of it all, right? Because वो अक्सर हमारे जो cases हैं वो procedurally उन चीज़ों में काफ़ी अक्सर फंस जाते हैं वगैरह. Then drafting judgments, which is something that AI can do very very well, and on most accounts can just help the judge completely do this function. Lastly, handling proceedings and procedure, ये AI बिल्कुल भी नहीं कर सकता. वो जज होता है, जज ने अपने कोर्ट में डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना होता है, जज ने अपने कोर्ट में लॉयर्स को ऑनेस्ट रखना होता है और ये मेक श्योर करना होता है कि प्रोसीजर फॉलो हो रहा है. अच्छा, now while we spent the whole day talking about law and technology, I think the one thing that is probably the most important or the most transformational thing for law is legal design. हम अब तक टेक्नोलॉजी की बात करते आए हैं लेकिन हमने अब तक डिज़ाइन की बात नहीं की है. डिज़ाइन जो है in my opinion, legal design is how we will actually make the most transformative changes the quickest. Legal design, by legal design what we mean is that it is a way of assessing and creating legal services with a focus on how usable, useful and engaging these services are. राइट, सो इसमें यूजेबिलिटी पे फोकस है, यूजफुलनेस पे फोकस है और एंगेजमेंट पे फोकस है. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट मेक्स अप लीगल डिज़ाइन? प्रोसेस, माइंडसेट, मैकेनिक्स. ओके, सबसे पहले तो अगर हम प्रोसेस को देखें, डिज़ाइन सिर्फ ये नहीं है कि हमने बहुत खूबसूरत सी कोई तस्वीरें बना दी उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में. आप तस्वीरें भी बना सकते हैं. आई थिंक अगर हम थोड़ा इवॉल्व करें, when they say pictures say 1,000 words, we can go towards that aspect as well, where we can use information graphics to convey things a little better. But अगर हम प्रोसेस की बात करें, that is also design. Process design is also very important. So for example, अगर जब भी आपसे बैंक, for example बैंक अकाउंट खोलते वक्त आपसे बोलता है कि अपना पूरा शजरा लेके आएँ और उसको अटेस्ट करवाएं और 4 विटनेसेस से गवाही दिलवा के स्टैम्प पेपर पे लेके आएँ, that process makes it harder for you to complete something, for you to comply. That process makes it costlier for you to comply, and that process adds time to compliance. What that means is कि you no longer want to comply. There's a reason why Pakistan में अगर हम देखें most businesses are undocumented. Because documentation के incentives बहुत कम है, उल्टा disincentives ज़्यादा हैं. Because उसकी एक वजह तो खैर बहुत सिंपल मॉनेटरी है, टैक्स वाइज है, और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो प्रोसेस है रेगुलाइजेशन का वो महंगा भी है, वो कॉस्टली भी है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है. राइट, वही चीज़ अगर सिंपल होती तो कम टाइम लगता. So process in whenever we are redesigning law, even if you're using technology or AI, the process is really important. Next is mindset. Mindset is how do we say as a lawmaker view law? Do we view it as कि यार इन पे ये सारी चीज़ें थोप दो? वही अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात करूँ या बैंक अकाउंट ओपनिंग की बात करूँ, सबसे छोटी चीज़ बात करूँ, क्या मैं एक आप पे चीज़ें लाद दूँ या क्या मैं दूसरे माइंडसेट से चलूँ कि यार देखो हमारा एज अ लीगल सिस्टम फंक्शन है रिकॉर्ड रखना, हमारा ये रिक्वायरमेंट नहीं है या ये हमारी इंटेंशन नहीं है कि बस हम आपसे काम करवाएं. Right? So that mindset is very important. And lastly, the mechanics. How you make me do things is also very important. SECP ने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेशन को टोटल डिजिटल किया. अब 2015 2,500 कंपनीज हर महीने इनकॉर्पोरेट होती हैं. 5 साल पहले पाकिस्तान में सिर्फ 60 या 70 हज़ार कंपनियाँ थीं. अब जो इन इट्स हिस्ट्री लाइक यू नो और अब आपकी ऐसी अब टोटल 185,000 कंपनीज हैं या 190,000 के करीब कंपनीज हैं. सो व्हेन यू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू लाइक द मैकेनिक्स आर ईजियर, द प्रोसेस इज ईजियर, थिंग्स विल चेंज एंड पीपल विल कंप्लाई मोर. नेक्स्ट स्लाइड. तो if we want to change the legal industry using technology, I would say we need an intersection of design, technology and law. तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन बहुत ज़रूरी है. ये तीनों चीज़ें अपने अपने वे में ऑप्टिमल लीगल सोल्यूशन हमें प्रेजेंट करेंगी, जिसके बगैर नहीं होगा. लास्ट स्लाइड इसके बाद है. हाँ, सो
this is my last slide, and then we'll be done. But we need legal technologists and designers to working on these are the cases that where we need and where the opportunity exists for students, for technology practitioners, and for design practitioners to look at. Efficient high quality procedures. आप सिर्फ प्रोसीजर अगर अपने सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें तो आधे आपके जो मसले हैं, लोगों के लॉयर्स की प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, लोगों का वो काम भी बढ़ेगा, और वो आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर होगा. केस लॉ सर्च, वी हैव स्पोकन अबाउट attorney client matching. That is something that is also very important. If you can make a matching tool to put the right people in touch. Automated document reviewer quality, settlement predictions, big data, attorney client collaboration tools, legal wayfinders and navigators presenting complex information simply, which is the closest to my heart, because I think if you can present some of the harder laws in a more simple way, that is when you enable more and more people to comply with the law. It is very hard to comply with something that you don't understand. Number one, that you don't know exists. Number two, you don't understand. पाकिस्तान में कानून उन्होंने पास किया है कि laws को और सबको उर्दू में करें, मतलब एज इफ इट्स नॉट जस्ट इन इंग्लिश उर्दू प्रॉब्लम. जिन लोगों को अंग्रेज़ी आती है उनको भी नहीं लॉ समझ में आता अक्सर, उनको भी नहीं समझ में आता, और जिसको अंग्रेज़ी आती है उसको भी नहीं समझ में आता अक्सर. तो मसला लॉ में है और जिस तरह हम लिखते हैं उसमें है, ज़बान में इतना नहीं है, तो उसको हम बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं. सो जस्ट टू सम इट अप, द ओवरऑल थीसिस इज़ AI and design, technology and design will not replace lawyers or will not reduce legal work. It will increase the size of the whole industry. राइट जितना लोगों के अगर मसले थोड़े जल्दी सेटल होंगे, ज़्यादा लोग कोर्ट जाएंगे. अगर लोगों के मसले 15-15, 20-20 साल के केसेस में फंसे रहेंगे, कम लोग कोर्ट जाएंगे. राइट तो अगर आप 6-6 महीने में हटाना शुरू कर दें, यू विल सी अ लॉट मोर केसेस कम इन एंड द साइज ऑफ द इंडस्ट्री विल इंक्रीज मच बिगर. सो AI and design are our friends, and whenever you're thinking about designing or making a new tool for legal tech, do remember design being a very important and crucial element for it all. Anyway, thank you very much.